8.5 घंटे की पूछताछ में खामोश रही रिया। आखिर क्या छिपाना चाहती है रिया? ईडी के सवालों से कब तक भागेगी रिया? कब तक छुपाती रहेगी सुशांत की मौत का राज? कब तक ईडी को गुमराह करती रहेगी रिया? क्यों ईडी के सवालों से बचना चाह रही है रिया? कब तक रिया छिपाएगी सुशांत की मौत का राज? सवालों से कब तक भागेगी रिया? तो रिया लगातार भागी रही हैं और अभी भी भाग रही हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि पहले सामने नहीं थी, अब सशरीर जब उपस्थित हैं तो उन सवालों से भाग रही हैं। सुशांत केस में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। हर रोज केस से जुड़े आरोपियों और संबंधित लोगों से पूछताछ हो रही है। पिछले 2 दिनों के अगर हम रिकॉर्ड को खंगालें तो संपत्ति संबंधी मामलों में 5 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 6 अगस्त की तारीख है जब केस में आरोपी सैमुअल मिरांडा से 10 घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ हुई, जिसमें रिया की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सवाल किए गए। हालांकि मिरांडा मीडिया के सवालों से बचकर निकल गए। कल यानी कि 7 अगस्त को एक साथ 4 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती शामिल थी। रिया से 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई, जिनमें संपत्ति बनाने से लेकर कमाई और आईटीआर की जानकारी की मांग की गई। रिया के साथ उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी और सीए रितेश शाह से भी पूछताछ हुई। आज इस मामले में रिया सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से ईडी की पूछताछ होनी है। तो एक साथ 5 तस्वीरें और ये पूछताछ से जुड़ी हुई तस्वीरें जब ये लोग पहुंचे थे, इनसे पूछताछ ईडी ने की है, लेकिन सवालों का जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं और कह सकते हैं कि ईडी इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। अब ईडी के जो सवाल हैं उससे अब तक कितने राज खुले हैं और आज कितने खुलेंगे, इसकी पड़ताल बाद में होगी। लेकिन इतना जरूर है, घंटों घंटों की पूछताछ में कुछ भी हासिल अभी तक नहीं हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आज जब और पूछताछ होगी तो इसके बाद और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 8.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की और रिया से जुड़े कई अहम सवालों की जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि रिया से कौन कौन से सवाल ईडी की ओर से पूछे गए। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आखिरकार ईडी के अफसरों से सामना हो ही गया। नोटिस मिलने के बावजूद पहले इनकार किया और फिर अपने भाई शोभिक के साथ पहुंच गई मुंबई ईडी के दफ्तर। न्यूज़ 18 के पास रिया से पूछे गए उन 14 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के अफसरों ने रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 14 सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। आप क्या क्या काम करती हैं? आय का स्रोत क्या है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनकी आय का जरिया क्या है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? यदि हां तो कैसे? सुशांत के साथ कोई वित्तीय साझेदारी या पैसों का लेन देन था? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। कितने बैंकों में अकाउंट है? क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? यदि हां तो 5 साल का डिटेल दें। आपके और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? उनके परिजनों से क्या बात होती थी? आपकी आय पर आपके परिवार में कितने लोगों का हिस्सा या खर्च है? सुशांत के साथ आप कब से रह रही थी? कभी अनबन भी होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी थी? मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी? सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था? मुंबई में आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए फंड कहां से आए? क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है? प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने खुद रिया से सवाल पूछे। वैसे शुक्रवार को रिया की सीए श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में
ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। चलिए आपको यह बताते हैं कि जिनसे अब तक पूछताछ हुई है उनका सुशांत और रिया के साथ क्या रिश्ता था और उनसे पूछताछ में किन मुद्दों पर सवाल किए गए। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और 8.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। तो ईडी की पूछताछ में क्या क्या हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। संपत्ति और कंपनी पर सवाल किए गए। इसके अलावा जो जानकारियां मिली उनके भाई शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, जो उनके भाई हैं इनसे भी 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके अलावा श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व मैनेजर 5 घंटे तक पूछताछ। रिया की संपत्ति पर सवाल किए गए। रितेश उसाद जो कि रिया चक्रवर्ती के सीए हैं 6 घंटे से अधिक पूछताछ की गई। संपत्ति पर इनसे भी सवाल पूछे गए। खुद रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड और 8.5 घंटे तक पूछताछ और कई सवाल इनसे भी दागे गए। अमित राय हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। अमित, क्या जानकारी आज की है? आज क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले में? देखिए, एक मैं आपको बड़ी खबर दे दूं कि सोमवार को जो ईडी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ की जाएगी और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सोमवार को ईडी जो है पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईडी के अधिकारियों ने हमें बताया कि सोमवार को शौविक को दोबारा बुलाया जाएगा और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। और आज जो है सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होगी। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जो सुशांत के साथ जो है उनके घर में रहते थे, उनके क्रिएटिव मैनेजर कहे जाते थे और पहले जो है शव को उन्होंने ही देखा था, उन्होंने ही चाबी वाले को बुलाया था, दरवाजा खुलवाया था, उन्होंने ही जो है मुंबई पुलिस को और उनकी बहन को जो है इन्फॉर्म किया था और शव को नीचे भी उन्होंने ही उतारा था। तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले न्यूज 18 से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि दिशा सालियन के केस को लेकर सुशांत जो है काफी परेशान रहता था। एक दिन पहले वो बिल्कुल सही तरीके से था, बातचीत कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में जो है कुछ चीजें चली और वो घर के अंदर चला गया और घर के अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब लगातार फोन किए गए उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद जो है चाबी वाले को जो है सिद्धार्थ ने फोन करके बुलाया, बहन को भी इन्फॉर्म किया, मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। उसके बाद देखा कि उसका शव बिल्कुल अमित, इस खबर को सबसे पहले दर्शकों को बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुशांत केस पे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने तलब किया पूछताछ के लिए, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज ईडी दफ्तर में पिठानी पेश होंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे, ईडी उनसे पूछताछ करेगी और सिद्धार्थ पिठानी ईडी के सवालों का जवाब देंगे। कितना माकूल दे पाएंगे ये अभी पता नहीं। सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी रहे हैं, जिनके पास ऐसा लगता है काफी गहरे राज हैं और इन राज पर हाथ फेरने की जो तैयारी ईडी की है ताकि बहुत कुछ चीजें अब सामने आए। तो सुशांत केस में पूछताछ जारी है और आज जो अभी हमसे चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे इस बड़ी खबर के बारे में, उसमें यही है कि आज पिठानी पेश किए जाएंगे और आज ईडी के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सवाल वही है अमित, सवाल देंगे क्योंकि कल तो घंटों घंटों कई लोगों से पूछताछ हुई, कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया जा रहा है कि ये सवाल का जवाब देंगे और आप कह रहे हैं कि सोमवार की तारीख होगी जब रिया के भाई को फिर से बुलाया जाएगा। क्या कुछ क्लू हाथ लगा है? देखिए, जिस तरह से ईडी को जो है सुशांत के 4 बैंक अकाउंटों की जानकारी मिली है और रिया के 2 अकाउंटों में जो है सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे का ट्रांसफर हुआ है, उस लेन देन के बारे में जब ईडी ने सवाल किया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। फिर उनसे ये पूछा गया कि 5 साल का आप ITR दिखाए, तो उन्होंने कहा दस्तावेज में लेके नहीं आए हूं, बाद में अपनी लीगल टीम से जो है मैं भिजवा दूंगी। उसके बाद जो है संपत्ति, आय और खर्च का ब्यौरा मांगा गया कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी, क्योंकि आपका जो नेटवर्थ है वो 10 लाख से लेकर 14 लाख के बीच का है, तो आपने करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई। उन्होंने कहा मेरे पास दस्तावेज नहीं है। तो ईडी ने उन्हें फटकार लगाई, उनके भाई को भी फटकार लगाई, कहा तुरंत आप जाइए, जो भी दस्तावेज उसे लेके आइए। तुरंत जो है वो निकलते हैं ईडी दफ्तर से, अपने घर पे जाते हैं और जो जरूरी दस्तावेज लेके आते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत ही कम दस्तावेज अभी तक सबमिट किए गए और जो बाकी दस्तावेजों के बारे में जानकारी जो पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे सीए रितेश शाह के पास ये पेपर है, और जबकि दूसरे कमरे में रितेश शाह से भी पूछताछ चल रही थी, उन्होंने ये कहा कि सारे पेपर जो है रिया के पास है। अब बाद में जब रिया से कहा गया कि आपके सीए तो ये जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि शायद मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही, मैंने कहाँ रख दिया, मेरे दिमाग से जो है उतर गया। उन्होंने कहा सारे जो है जानकारी आप इकट्ठा करिए, सारे दस्तावेज तुरंत ईडी को सबमिट करिए। और ये भी खबर आ रही थी कि जो पैसा था यहाँ पे और जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, कुछ अपने नाम पे खरीदी गई थी, कुछ भाई के नाम पे, कुछ परिवार के नाम पे, कुछ पिता के नाम पे। तो पिता को भी जो है सोमवार को जो है बुलाया गया है इस पूरे पूछताछ के लिए कि क्या पिता का क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से जो है क्या उनका खर्च जो है रिया ही देखती थी, किसी और कंपनी में वो
डायरेक्टर तो नहीं है उनके पिता, क्योंकि नवी मुंबई में जो फ्लैट है 503 वो उनके पिता के नाम पर ही है और उसी फ्लैट के नाम पे 2 कंपनियां रजिस्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिसमें एक कंपनी में रिया डायरेक्टर और एक में शौविक डायरेक्टर है। तो कल की पूछताछ में हमने देखा कि रिया ने पूरी तरीके से गोलमोल घुमाया, न खर्च का ब्यौरा दिया, न संपत्ति का ब्यौरा दिया, न आय का ब्यौरा दिया, न इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात दिए, न जो संपत्ति करोड़ खरीदी गई थी, यानी जो 2 फ्लैट मुंबई में और एक फ्लैट जो उनके पिता के नाम पे खरीदा गया नवी मुंबई में और एक उनके दोस्त के नाम पे खरीदा गया था, उसके आधे अधूरे जो दस्तावेज थे उन्होंने जो ईडी को सौंपे हैं। रहा सवाल सिद्धार्थ पिठानी का, आपको याद होगा इसी सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जो है बिहार पुलिस ने जो है ऑब्जेक्शन उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि जब इतना अहम गवाह है उस घर में मौजूद था, उसने पहले जो है लाश को देखा, तो ऐसे गवाह को मुंबई छोड़ने की इजाजत मुंबई पुलिस ने क्यों दी? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जो हैदराबाद में थे और बिहार पुलिस भी इससे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो हैदराबाद में हूं, तो बिहार पुलिस ने फोन पे पूछताछ की। अब ईडी ने समन भेजा कि आज किसी भी हालत में तुम्हें पहुंचना है ईडी कार्यालय और बहुत सारी जानकारी जो है ईडी लेगी। तो जिन लोगों का नाम है यहाँ पे एफआईआर में, एक एक करके सबको बुलाया जाएगा, सबसे पूछताछ होगी। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रिया के कल के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है और दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चलिए अमित, एक सवाल, एक छोटा सा सवाल, और चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब भी जो जहन में लोगों के तैर रहा है वो स्पष्ट हो जाए कि अभी तक मुंबई पुलिस ने जिन 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की, वो पूछताछ कर भी रही थी या फिर कोरम पूरा किया जा रहा था? देखिए, ऐसा है कि बॉलीवुड और मुंबई पुलिस का बहुत ही पुराना रिश्ता है, ये जग जाहिर है, सबको पता है। तो लेकिन मुंबई पुलिस की जांच दिशा में चल रही थी, उस दिशा से इस केस का कोई लेना देना ही नहीं। जिस तरह से अभी यथास्थिति हमें दिख रही है सामने कि जो पूछताछ चल रही है वो पैसों के लेन देन पे चल रही है, परेशान करने को लेकर चल रही है, संबंधों को लेकर चल रही है, जो अवैध संपत्तियां जो बनाई गई है परिवार के मुताबिक, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आरोप लगाया है उसको लेकर चल रही है। तो ये जो जांच की दिशा है और मुंबई पुलिस की जो बॉलीवुड की दिशा थी वो बिल्कुल एक अलग दिशा है। तो उस दिशा को लेके ना ही ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, ना ही बिहार पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। तो एकदम जो है विपरीत दिशा में जो मुंबई पुलिस चल रही थी। अब सवाल यह है कि जब इन सब जो मेन मुद्दे, अमित, हम आपको रखना चाहेंगे एक बड़ी खबर कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की खबर है, जो आपने हमें बताया सोमवार को शौविक से पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जो अमित राय कुछ देर पहले हमें बता रहे थे कि एक बड़ी खबर आ रही है कि सोमवार को पूछताछ होगी, रिया के पिता इंद्रजीत से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा ईडी इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, यानी कि अब आय व्यय सभी का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। बिग ब्रेकिंग ये है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ होगी सोमवार को और उनसे खास तौर पर दोबारा बातचीत होनी है, क्योंकि शौविक से पूछताछ हो चुकी है। एक बार फिर ईडी इनके साथ बैठेगी, खंगालने की कोशिश करेगी, थोड़ा कुरेदेगी और हो सकता है कोई राज सामने आ जाए। क्योंकि जब ईडी ने कहा इन दोनों भाई बहनों को कि आप जाकर दस्तावेज लाएं, ये कुछ ला नहीं पाए, खाली हाथ आ गए और ऐसे में जो दस्तावेज इनके पास थे वो माकूल नहीं थे। और अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा। और इधर सुशांत केस में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत के पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत के पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। वकील विकास सिंह दाखिल कर सकते हैं हलफनामा। और इससे जुड़े हुए जो जानकारियां हैं कि कल बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। तो 3 जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुशांत के पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उनके जो वकील हैं। चलिए हमारे सहयोगी सुशील पांडे से बात करते हैं दिल्ली से। सुशील, क्या खबर, अपडेट क्या है? साफ तौर से जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कल बिहार सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, उसी सिलसिले में आज सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से जो उनके पिता हैं उनकी तरफ से वकील विकास सिंह आज लगभग 12 बजे तक एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, क्योंकि 11 अगस्त को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। और उम्मीद ये भी है कि बिहार सरकार भी आज इस पूरे मामले में अपना जो हलफनामा है वो दाखिल कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी ये सुनने में आ रहा है कि वो भी हलफनामा दाखिल करेगी। सबसे महत्वपूर्ण हलफनामा, विवेक, इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का है कि वो क्या कहती है इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक
सील बंद लिफाफे में महाराष्ट्र पुलिस अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो फिलहाल लीक ना किया जाए, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार का हलफनामा होगा वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बताएगी कि क्यों मुंबई पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे और सीबीआई क्यों इस मामले में बना के रखिए। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। चलिए, मुंबई में 5 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आखिरकार पटना लौट आए, लेकिन अपने पीछे बीएमसी के लिए कई सवाल छोड़ आए हैं, जिससे बीएमसी की किरकिरी अब होनी शुरू हो गई है। मुंबई से पटना लौटे विनय तिवारी, बीएमसी ने क्वारंटीन से किया मुक्त। सुशांत केस की जांच करने गए थे विनय। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पटना लौट आए हैं। विनय तिवारी के पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उन्हें रिसीव करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। पटना एयरपोर्ट पर डीजीपी को देखकर विनय तिवारी का हौसला और बढ़ गया। बढ़े भी क्यों ना, जब डीजीपी खुद रिसीव करने गए हों। ये चैप्टर क्लोज हुआ ना भाई, आ गए, हम खुश हैं, उन्हें तो धन्यवाद भी दे दिया है। बाकी हम लोगों को जो करना होगा, हमको क्या करना है, सीबीआई जो करना करेगी, हमको क्या करना है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पटना के राजीव नगर थाना में दर्ज केस की जांच के सिलसिले में विनय तिवारी 2 अगस्त को मुंबई गए थे। उसी रात बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आपत्ति जताई थी। करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था बीएमसी के लोगों का कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा तो उस नियम कानून मैंने बोला ठीक है, जो भी आपका नियम है हम उसका पालन करेंगे। सही है कि बाकी चारों को, मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया था, और ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं किया गया था। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, अब ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा व्यवहार था। बिहार पुलिस ने भी पत्र लिखकर क्वारंटीन से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उसके बाद भी बीएमसी ने विनय तिवारी को नहीं छोड़ा। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो एडीजी मुख्यालय ने गुरुवार को दोबारा बिहार पुलिस की ओर से बीएमसी के कमिश्नर को पत्र लिखा। उसके बाद बीएमसी ने शर्तों के साथ विनय तिवारी को क्वारंटीन से मुक्त किया। पहले ही कि ये जो भी हुआ है, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ और इसको ऐसे नहीं दिखाना किसी व्यक्ति को क्वारंटीन किया गया था। ये प्रक्रिया थी बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की चल रही थी, तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ और इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया। बीएमसी के अधिकारियों ने विनय तिवारी के साथ जो सुलूक किया वो कतई उचित नहीं था। 5 दिन मुंबई में क्वारंटीन रहने के बाद जांच का हिस्सा बने बिना ही विनय तिवारी शुक्रवार की देर शाम पटना लौट आए हैं, लेकिन कई सवाल बीएमसी के लिए छोड़ आए हैं, जैसे बीएमसी की किरकिरी हो रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हो गया है। यहां एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया। हादसा इतना भीषण था कि आगे से प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया और इस हादसे में पायलट समेत 19 लोगों की जान चली गई। घटना शाम के 7:45 के करीपुर हवाई अड्डे पर हुई है और यह विमान दुबई से आ रहा था। इसमें 191 यात्री सवार थे। केरल में हुआ बड़ा विमान हादसा। रनवे पर फिसलने से हुआ हादसा। दो टुकड़ों में अलग हो गया विमान। दो पायलट समेत 17 लोगों की मौत। बरकच्चे उड़ चुके विमान के अगले हिस्से यानी कॉकपिट की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल के कोझिकोड में कितना बड़ा विमान हादसा हुआ है। दुबई से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसल गया, जिसके कारण विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। विमान का अगला हिस्सा बाउंड्री वॉल से जा टकराया और परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई। विमान में 16 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। अब जरा एनिमेशन के जरिए समझिए ये बड़ा हादसा कैसे हुआ। जब विमान लैंड हो रहा था तब कोझिकोड में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान विमान ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे पर उतरने की थोड़ी ही देर जाकर विमान फिसल गया, जिसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला और आगे खाई में जाकर गिर गया और विमान 2 टुकड़ों में हो गया।
एक्सपर्ट के मुताबिक कोझिकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे है जो एक पहाड़ी पर बनाया गया है। हवाई पट्टी की दोनों तरफ या एक तरफ घाटी होने के कारण टेबल टॉप रनवे में जोखिम काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि विमान रनवे से फिसलने के कारण खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में हो गया। इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट दुबई से आ रही थी, उसे कालीकट लैंड करना होता है। कालीकट रनवे को जैसे टेबल टॉप लोग बोलते हैं, सही वर्ड है उसके लिए ये आम भाषा में। इसके पहले पहाड़ है, खाई है दोनों तरफ, और जितनी जगह है मैक्सिमम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो मुश्किल से जहाज को उतरने उड़ने के लिए सफिशिएंट हो पाता है। ऐसे में अगर ऊपर से रेन भी अगर है और रनवे गीला है उस समय वहाँ की, तो ब्रेक लगाना जो है वो आसान नहीं होता है। ब्रेक न लगाएं तो जहाज रुकेगा नहीं, ब्रेक अगर जोर से लगे तो एक्वा प्लानिंग करके एक चीज होती है, पानी के ऊपर जहाज फिसलने लग जाता है एक तरह से। हादसे में भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे समेत दोनों पायलट की मौत हो गई। कैप्टन साठे एक पूर्व वायुसेना पायलट थे। कैप्टन साठे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता थे और वायुसेना अकादमी ने उन्हें सम्मानित किया था। उन्होंने फाइटर पायलट का कार्यकाल पूरा किया था। वो HAL के टेस्टेड पायलट भी थे। वो 310 और 777 पर थे और उन्हें AI एक्सप्रेस के लिए चुना गया था। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।